प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सागर जिले में 39,000 करोड़ रुपए की लागत वाले बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस मौके पर 10 अन्य औद्योगिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में भी 6,350 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने के अलावा पीएम मोदी ने 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण भी किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन गांधी, तिलक, विवेकानंद से लेकर अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि और माता शबरी के सनातन पर हमले कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये सनातन को खत्म कर देश को 1000 साल की गुलामी में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा है कि सनातन पर डीएमके के मंत्री का बयान उनका निजी बयान था, इंडिया गठबंधन का नहीं। 18 सितंबर से शुरू 5 दिन के संसद के विशेष सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा जारी कर दिया है। संसद की जारी बुलेटिन के मुताबिक सरकार एडवोकेट संशोधन विधेयक, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, डाकघर विधेयक और केंद्रीय चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त विधेयक पर चर्चा होगी। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी ने विशेष सत्र में सांसदों की मौजूदगी के लिए व्हिप जारी कर दिया है। दिल्ली के शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को समन भेजा है। के कविता समेत 14 अन्य आरोपियों को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। के कविता ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना में पैर जमाने के लिए ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। मुठभेड़ में शहीद कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास के लिए भेज दिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। अनंतनाग के जंगलों में स्थानीय पुलिस के साथ सेना ड्रोन के जरिए आसपास के इलाकों में आतंकवादियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों को अनंतनाग के ही रहने वाले लश्कर के आतंकी उजैर खान की तलाश है, जो मुठभेड़ के बाद फरार हुआ है। आज हम आपको उन 4 वीर सैनिकों की कहानी सुनाने वाले हैं जिन्होंने आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। और जिस आतंकवादी हमले में ये जवान शहीद हुए, वो ऑपरेशन, वो एनकाउंटर इस समय भी चल रहा है। तो ऐसा कैसा एनकाउंटर है जिसे 2 दिन में भी अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ है। अनंतनाग जिले में सेना और पुलिस का यह संयुक्त ऑपरेशन 12 सितंबर की शाम को शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक 50 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन यह एनकाउंटर अब भी समाप्त नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक अनंतनाग के जिस गड़ूल इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं, उस इलाके में घने जंगल हैं और इसी वजह से इस एनकाउंटर में इतना समय लग रहा है। इन आतंकवादियों को पकड़ने में या इन्हें न्यूट्रलाइज करने में इसलिए ज्यादा समय लगा है क्योंकि घना जंगल है और वो इस घने जंगल का फायदा उठाकर छिपे हुए हैं। आप इस नक्शे में देखिए कि अनंतनाग के जिस कोकरनाग फॉरेस्ट एरिया में ये मुठभेड़ चल रहा है, वो फॉरेस्ट एरिया कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और ये दक्षिण कश्मीर का वो इलाका है जहां इससे पहले भी कई बार आतंकवादियों ने यहां पर छुपने की कोशिश की है। और इस जगह से सबसे पास जो एलओसी है वो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। 12 सितंबर को जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ तब पुलिस और सेना को इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिनमें आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हैंडलर उजैर खान भी शामिल था। और यह वही उजैर खान है जिसका परिवार अनंतनाग के इसी कोकरनाग इलाके में रहता है, जबकि उसके साथ जो आतंकवादी हैं बाकी के, ये आतंकवादी पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान से आए हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना पिछले 6 महीनों से उजैर खान की तलाश में थी, इसलिए जब उसे सूचना मिली कि वो कोकरनाग के इन घने जंगलों में छिपा हुआ है तो इसके लिए एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसे कर्नल मनप्रीत सिंह लीड कर रहे थे, जो भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। 12 सितंबर की रात को ये जो है एनकाउंटर रात को ये शुरू हुआ और अब आप देखिए इस एनकाउंटर का टाइमलाइन। 12 सितंबर की रात को यह ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन अगले दिन जब सुबह यह ऑपरेशन शुरू हुआ तब तक आतंकवादी इस इलाके में ऊंची पहाड़ी पर पहुंच चुके थे, जहां से उन्होंने कायरों की तरह सेना और पुलिस के जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी
शुरू कर दी। और अचानक हुए इस हमले में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए, जबकि एक जवान की अब भी तलाश की जा रही है। यह जवान अभी लापता है। पुलिस का कहना है कि यह हमला उन्हीं आतंकवादियों ने किया है जिन्होंने 4 अगस्त को भी कुलगाम में भारतीय सेना के जवानों पर छिपकर फायरिंग की थी और उस हमले में भी तब 3 जवान शहीद हो गए थे। और अब एक बार फिर से ऐसा ही हमला हुआ है। हालांकि इस हमले के बाद यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि जिस जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी थी, उस कश्मीर में अचानक से ये आतंकवादी हमले इस समय बढ़ क्यों गए हैं। तो एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि ये आतंकवादी हमले रुक गए थे, लेकिन अब अचानक से इसमें वृद्धि क्यों आ रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस साल कश्मीर से आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या 90% तक कम हो गई है। 90% तक रिक्रूटमेंट कम हो गई है। वर्ष 2020 में 191, 2021 में 141 और पिछले साल 2022 में 121 लोग कश्मीर से आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए थे। लेकिन इस साल जून महीने तक सिर्फ 7 युवा ही कश्मीर से अलग अलग आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए हैं। और अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल महीने में कश्मीर में सिर्फ 50 के आसपास ही सक्रिय आतंकवादी बचे थे, जबकि इससे पहले कश्मीर में इन्हीं सक्रिय आतंकवादियों की संख्या सैकड़ों में हुआ करती थी। 2016 में अकेले कश्मीर में 200 से ज्यादा सक्रिय आतंकवादी थे, लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में पूरे जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या 50 के आसपास रह गई थी और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले होने लगभग बंद हो गए थे। और इसीलिए मई के महीने में G20 की एक बैठक श्रीनगर में भी हुई थी, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि यहां पर आए थे और यह बैठक बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 23 वर्षों में कश्मीर कभी इतना शांत नहीं रहा जितना इस साल के जुलाई महीने तक था। कश्मीर में इस साल आतंकवाद की 190 घटनाएं हुई, जिनमें 76 लोग मारे गए और इनमें भी 50 आतंकवादी हैं, जबकि इससे पहले के वर्षों में मौतों का यही आंकड़ा 200 से ज्यादा हुआ करता था और इनमें भी जवानों और नागरिकों की संख्या ज्यादा होती थी। लेकिन अब कश्मीर शांत होने लगा था और घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या भी सबसे कम रह गई थी। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर में आतंकवादी हमले बढ़ गए। तो इसका कारण है आतंकवादियों का नया टेरर मॉड्यूल, जिसके पीछे TRF नाम का संगठन है और यह वही संगठन है जिसने अनंतनाग के इस हमले की भी जिम्मेदारी ली है। और इस हमले के पीछे उसने जो वजह बताई है वो है बदला। वो बदला लेना चाहते थे। इसी महीने की 8 तारीख को POK के रावलकोट की एक मस्जिद में कुछ अज्ञात लोगों ने लश्कर ए तैयबा के सबसे बड़े कमांडर रियाज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और यह वही रियाज अहमद था जो TRF के आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देता था। और इसीलिए अब TRF के आतंकवादी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कमांडर रियाज अहमद की मौत का बदला लिया है। TRF का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह लश्कर ए तैयबा का ही एक प्रॉक्सी संगठन है जो वर्ष 2019 में बना और इसी साल जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए यह कहा था कि इस संगठन द्वारा कश्मीर के युवाओं को आतंकवादी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान से आने वाले हथियारों और ड्रग्स के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। मगर आज योरो रात आले जीवन लाड़ी ना बस को मुझे ये जो पीछे हमारे पहाड़ी देख रहे हैं, इसी में जो है कल से ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और सेना के मुताबिक इसमें 2 मिलिटेंट जो है आप देख रहे हैं, गोली की आवाज आ रही है धीरे धीरे से। और सेना की यही कोशिश है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म। फिलहाल जो सिचुएशन यही है कि इस वक्त लगातार फायरिंग हो रही है, पहाड़ी इलाका है और काफी घना जंगल है। आप देख सकते हैं हालांकि लगातार फायरिंग हो रही है, ड्रोन कैमरास का भी इस्तेमाल हो रहा है और कोशिश यही है कि इस इलाके को जल्द से जल्द जो मिलिटेंट है उनको न्यूट्रलाइज
न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सेना के मुताबिक इसमें 2 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं, जिनमें एक मुकामी मिलिटेंट उजैर है। सेना के मुताबिक उजैर जो कल की हलाकतें हुई है उसमें उजैर का बराह रास्त हाथ। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आपको क्रोध से भर देगी। ये तस्वीर शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता की है, जिन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें अपने बेटे के पार्थिव शरीर को कंधा देना पड़ेगा। लेकिन कल जब ये स्थिति आई तो वो पूरी तरह से टूट गए और अपने बेटे को कंधा देते हुए इस पिता के आंसुओं में वो पीड़ा, वो दर्द दिख रहा था जिसे शायद आज मैं भी शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। आप खुद इन तस्वीरों को आज देखिए। जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट सिर्फ 29 साल के थे और जब आप उनकी तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दिखने में किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं थे, इतने हैंडसम थे। और पुलिस विभाग में कई जो उनके सीनियर थे वो उन्हें अक्सर हीरो के नाम से ही बुलाया करते थे। आज तस्वीरें देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म के हीरो की तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। इतना हैंडसम नौजवान ये था। एक मां को आप देखिए, एक मां पहले अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसके बाद कम से कम 20-22 साल तक उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, स्कूल में भेजती है, कॉलेज में भेजती है, माता पिता उसे पढ़ाई करवाते हैं, उसके बाद नौकरी पर भेजते हैं। 29 साल का लंबा संघर्ष होता है किसी माता पिता का, और 29 साल की उम्र में अगर बेटा इस तरह से चला जाए तो आप उसके माता पिता की स्थिति समझ सकते हैं। हमारे देश में अक्सर शहीदों पर फिल्में बनाई जाती हैं, इस तरह के एनकाउंटर्स पर फिल्में बनाई जाती हैं और लोग ऐसी फिल्मों में शहीदों का किरदार निभाने वाले एक्टर्स को ही अपना असली नायक मानने लगते हैं। आगे भी हो सकता है इनके ऊपर भी कोई फिल्म बने और कोई एक्टर इनका रोल निभाएगा और उसी पर बड़े बड़े पुरस्कार ले लेगा और वो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी और हम उसी को असली हुमायूं भट्ट मानने लगेंगे। लेकिन हमें लगता है कि असली नायक और हमारे असली सुपरस्टार हमारे ये जवान होते हैं। और आज जब आप शहीद हुमायूं भट्ट की ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको एक नया सुपरस्टार आपकी आंखों के सामने नजर आएगा। जम्मू कश्मीर के त्राल के रहने वाले हुमायूं भट्ट बचपन से ही एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे और वो अपने पिता को अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल मानते थे। उनके पिता गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हुमायूं भट्ट ने वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइन की और वो अक्सर अपने पिता से कहते थे कि वो उनकी तरह ही पुलिस विभाग में ईमानदारी की एक नई मिसाल पेश करेंगे। लेकिन उनकी शहादत ने अब उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। मैं आपको चाहूंगा वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा आज एक बार, जब हुमायूं के जो पिता हैं, जब उन्हें पता चला और वो अपने बेटे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए, उन पर फूल चढ़ाने के लिए आए, तब क्या हुआ था एक और तस्वीर है जो मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा। 29 साल के हुमायूं भट्ट की शादी पिछले साल ही हुई थी और लगभग 1 महीने पहले ही उन्हें एक बेटा भी हुआ था और अपने बेटे को लेकर हुमायूं भट्ट के कई सपने थे जैसे किसी भी पिता के होते हैं। लेकिन उसके जन्म के सिर्फ 1 महीने के बाद ही उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया और इस बलिदान पर उनके परिवार को गर्व है।
Allahu Akbar. Allahu Akbar. किसी भी पिता के कंधे पर सबसे बड़ा जो बोझ होता है, सबसे भारी जो बोझ होता है, वो होता है उसके बेटे, उसके बच्चे की अर्थी का बोझ। और सोचिए, हुमायूं भट्ट के पिता को ये बोझ आज सहना पड़ रहा है और आज उनकी स्थिति क्या होगी उस पिता की जो अपने बच्चे की अर्थी का बोझ अपने कंधे पर महसूस कर रहा है। आप इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं उस परिवार के दर्द का, उस पिता के दर्द का, जिसने अपनी ही तरह अपने बेटे को भी पुलिस में एक बड़ा अफसर बनाने की कोशिश की। और उस बहादुर बेटे ने अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, अपने पिता के बारे में नहीं सोचा, अपने 1 महीने के बच्चे के बारे में नहीं सोचा, अपनी पत्नी के बारे में, अपनी मां के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और आपके और हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। इस तरह एक और नायक है जिन्होंने इस आतंकवादी हमले में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, और उनका नाम है कर्नल मनप्रीत सिंह, जो 41 साल के थे। कर्नल मनप्रीत सिंह सेना की, भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्हें उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। 13 सितंबर को जब कर्नल मनप्रीत सिंह आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए, तब उससे कुछ देर पहले ही सुबह लगभग 6 बजे उन्होंने फोन पर अपने एक रिश्तेदार से कहा था कि वो अभी एक जरूरी ऑपरेशन के लिए कहीं पर आए हुए हैं और इस एनकाउंटर के बाद वो बाद में बात करेंगे, बाद में फोन करेंगे। लेकिन इसके बाद उनका कोई फोन नहीं आया। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह इतने जुझारू थे कि वो अपने पिता से अक्सर कहा करते थे कि वो सेना की जिस यूनिट में नायक हैं, उसी यूनिट में वो अफसर बनकर दिखाएंगे और अपने पिता को वो तोहफा देंगे, जिसका सपना उन्होंने बचपन से देखा और बाद में ये सच भी हुआ। हालांकि आज कर्नल मनप्रीत सिंह अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनमें एक बेटा अभी सिर्फ 6 साल का है और एक बेटी सिर्फ 2 साल की है। और इन बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा कि उनके पिता ने इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जान दे उन्हें शौक है, देश की सेवा करनी आने। तकरीबन 12 बजे फोन किया जब ऑपरेशन चल रहा था, और फोन नहीं, वो जनरली फोन उठा लेते थे, बात कर लेते थे। नहीं बात करनी होती तो बोलते थे मैं बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ, पर कल फोन नहीं उठाया। मेरी लास्ट टाइम राखी पे बात हुई थी, सुबह बात हुई थी। नेक्स्ट मंथ उन्होंने आने की बात कही थी, अपने बेटे के बर्थडे पे उन्होंने आना था शायद, और 8-9 मंथ्स रह गए थे इस पूरे उसमें यूनिट में, 19 RR में। इसके बाद शायद उन्होंने अपनी पेरेंट यूनिट में चले जाना था। तो डेली हम न्यूज़ देखते रहते थे। मेरे मदर जो है स्पेशली, वो गिन गिन के दिन देखते थे कि चलो ये भी निकल गया मंथ, ये भी निकल गया मंथ, कि चलो 7-8 महीने रह गए, निकल जाएंगे। जब भी छुट्टी उन्होंने आना तो पहले अपने घर वालों जो भी संबंधी हैं उनको मिलना। हमने कोशिश करनी भी डिफेंस के बारे में कोई बात पूछनी, कोई घटना के बारे में बताए, लेकिन उन्होंने जो भी है डिफेंस का इतना सीक्रेट रखना, कोई भी बात हमारे से शेयर नहीं करना। सिर्फ फैमिली का, जो भी फैमिली में विचरना है, जो भी दुख सुख फैमिली का देखना, करना, पूछना, बस वही बात रखना। अब हम आपको मेजर आशीष धोचक की कहानी सुनाएंगे और यह कहानी आज आपको बहुत भावुक कर देगी, बाकी 2 कहानियों की तरह ही। 36 साल के मेजर आशीष धोचक
भारतीय सेना की 15वीं सिख लाइट इन्फेंट्री में शामिल थे और उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि अगले महीने 23 अक्टूबर को जब उनका परिवार नए घर में शिफ्ट करेगा, जब गृह प्रवेश होगा, तब वो उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दिया था, छुट्टी सैंक्शन भी हो गई थी। लेकिन उससे पहले ही वो देश के लिए शहीद हो गए और उनका अपने खुद के घर में रहने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। मेजर आशीष धौचक अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे और उन पर परिवार की काफी जिम्मेदारियां थी और वो अक्सर कहते थे कि वो एक दिन ऐसा काम करेंगे कि उनके माता पिता पूरी दुनिया में शान से ये कह पाएंगे कि मेरे बेटे, हमें तुम पर गर्व है। और आज उनके माता पिता यही कह रहे हैं कि हमें अपने बेटे पर गर्व है। मेरा बेटा सारे देश का बेटा था, सारे देश का अच्छा हिस्सा था मेरा बेटा, सबका प्यारा था मेरा बेटा। मेरी बेटे का तो गणिया बाण थी, 3 बाण को न थी, बहुत ज्यादा बाण थी मेरा बेटा। तो अरे सरकार के करे, सरकार आड़े की जाखट दे आड़े ताई क्यों ना दिनती गोड्या ताई गेड्डा ताई जाखट दे देता सारे बच जानते रे। सरकार के कर रही है, सरकार के कर, सरकार का कौन सा बेटा जा रहा है उड़े। अरे हमारे सब क्या ना जमींदारा क्या ना खपान लाग रहे मेरे। हमारे ऑपरेशन चलते रहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में 23 अक्टूबर का मेरा जन्मदिन भी है और मकान भी शिफ्ट कर लूँगा, मैं तभी आ जाऊँगा। तो फिर उसने जल्दबाजी में फ़ोन काट दिया, कह गए कि भाई मुझे ऑपरेशन पे जाना है, मैं 2-4 घंटे में वापस आया। कब की बात है, कब हुई थी आखिर बात? ये उनकी बहन की बात हुई थी परसों, मेरी वाइफ की। परसों ही बात? हाँ जी। जब वो ऑपरेशन पर निकल रहे थे? हाँ, उससे पहले दोपहर के को बात हुई थी, वो शायद शाम को निकले होंगे ऑपरेशन को, पता नहीं किस टाइम निकले। फिर तो ये मैसेज आया हमारे पास, फिर तो कोई यूनिट से फ़ोन आया था पहले कि भी काफ़ी इंजर्ड है, मोटिवेट हो गई है। तो मैं ये था कि इंजर्ड है तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर रात को न्यूज़ से ही पता लगा कि भाई शहीद हो चुके हैं। अनंतनाग के इस एनकाउंटर के अलावा जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी 12 और 13 सितंबर को आतंकवादियों से एक और मुठभेड़ हुई थी, जिसमें राइफलमैन रवि कुमार शहीद हो गए। आज उनकी बात करना भी जरूरी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जब शहीद रवि कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो इस दौरान हर किसी की आंखें नम थीं और इस दौरान उनके अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ आई थी कि नेताओं की रैलियों में भी और बड़े से बड़े एक्टर के किसी इवेंट में भी आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हमारे देश के जो असली नायक हैं वो ये हैं। ये सारे लोग अपनी स्वेच्छा से शहीद रवि कुमार के अंतिम संस्कार में आए थे और उन्हें आखिरी बार नमन करके सल्यूट करना चाहते थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उनके लिए वोट्स ही नहीं निकलते हैं। वो इतने अच्छे थे ना कि उनके लिए वोट्स मेरे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को बहुत प्राउड है, पर जाते जाते वो सब कुछ ले गए हैं जो मैं कभी शायद भूल भी नहीं सकती हूँ लाइफ में, कभी भी नहीं। हमेशा मैं उनका वेट करूंगी, तो जब मुझे बुलाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। इससे ज्यादा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना खुशियाँ ना जिंदगी, कुछ भी नहीं। जो उन्होंने दिया मेरे लिए वो बहुत है, बस यही जिंदगी खत्म होती है, यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान के मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर्स सबके नाम याद होंगे, लेकिन इन्हीं लोगों से जब आप हमारे शहीदों के नाम पूछेंगे तो शायद 24 घंटे के बाद ही हमारे देश के इन शहीदों के नाम हमारे ही देश के लोगों को याद भी नहीं रहेंगे। आप खुद सोचिए, आज तो हमने आपको इन सब की कहानियां बताई, आपको बताया ये सबसे बड़े नायक हैं। आप खिलाड़ियों को अपने नायक समझते हैं, अपना हीरो समझते हैं, आप एक्टर्स को अपना हीरो समझते हैं और
उनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारे देश के असली नायक ये हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों को आप अपना असली नायक मानते हैं, जिन्हें विज्ञापनों में देखते हैं, बड़े पर्दे पर देखते हैं, जिन्हें आप फिल्मों में देखते हैं, क्या वो कभी आपके लिए अपनी कुर्बानी देंगे? क्या अपने परिवार की कुर्बानी देंगे? अभी आपने देखा एक शहीद की मंगेतर थी, रवि कुमार की जो मंगेतर थी, अभी तो शादी भी नहीं हुई थी। उस छोटी लड़की की स्थिति आपको देखनी चाहिए थी, जो ये कह रही है कि अब वो जीवन में कभी शादी नहीं करेगी और वो हमेशा रवि के घर पर ही रहेगी। ऐसा कभी आपने देखा है? लेकिन जब इस पर फिल्म बनेगी तो आप टिकट लेकर देखने के लिए जाएंगे, और उस फिल्म में जो एक्टर्स, इस लड़की की भूमिका जो एक्टर निभाएगा या निभाएगी, उसे आप अपना असली आदर्श मानने लगेंगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि इन परिवारों की इज्जत करिए। इन परिवारों के लिए आज आपको ऋणी रहना चाहिए। और दुख इस बात का है कि एक्टर्स के नाम तो हमेशा आप याद रखते हैं, क्रिकेटर्स के नाम आप याद रखते हैं, आपको पाकिस्तान की पूरी टीम के नाम याद होंगे, लेकिन आप इन्हीं शहीदों के नाम कल ही भूल जाएंगे। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की हमेशा वकालत करते हैं, कहते हैं कि खेल तो सौहार्द पैदा करते हैं। वो कहते हैं भारत को पाकिस्तान जाकर भी क्रिकेट खेलना चाहिए, इससे दोनों देशों के बीच दोस्ती होगी और खेल दोनों देशों को एक कर देगा। लेकिन एक बार आप शहीदों के उन परिवारों के बारे में सोचिए, एक बार इन तस्वीरों के बारे में सोचिए जो अभी हमने आपको दिखाई, जिन्होंने इसी पाकिस्तान की वजह से उन बेटों को आज खो दिया है। जब ये परिवार टीवी पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच देखते होंगे तो इन परिवारों के दिल पर क्या गुजरती होगी, जरा अंदाजा लगाइए। जबकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां के नेता, जहां की सेना, ISI और आतंकवादी तो भारतीयों का खून बहाना चाहते ही हैं, लेकिन वहां के क्रिकेट खिलाड़ी भी मैच के दौरान कभी खेल भावना से नहीं खेलते, बल्कि मैच भी वो ऐसे ही खेलते हैं जैसे कोई एनकाउंटर चल रहा हो। वहां के खिलाड़ी मैच भी ऐसे ही खेलते हैं जैसे कारगिल का युद्ध चल रहा हो, और वो हमेशा जब भी आते हैं दुश्मनी की भावना से भारत के साथ मैच खेलते हैं। दोनों में फर्क क्या है? भारत के खिलाड़ी तो खेल भावना से खेलते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक और मैच है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी जब आते हैं उनके लिए मैच नहीं है, उनके लिए ये एक युद्ध है, उनके लिए ये एक एनकाउंटर है जिसमें जीत अनिवार्य है, चाहे किसी की जान चली जाए, चाहे खून बह जाए। आज आपको पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और वहां के मशहूर बॉलर शोएब अख्तर का वो बयान फिर से मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, जिसमें उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ ये कहा कि वर्ष 2006 में खेले गए एक मैच के दौरान वो सचिन तेंदुलकर को अपनी बॉल से घायल करके सचिन की जान ले लेना चाहते थे। आजकल हम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही हमने पाकिस्तान के साथ मैच खेला है। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में भी हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। और क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप का जो मैच अभी अहमदाबाद में होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच, आपको विश्वास नहीं होगा, इस समय दिल्ली और अहमदाबाद की जो टिकट है वो लगभग अगर आप देखने जाएंगे तो एक टिकट इस समय अगर इकोनॉमी की आप देखेंगे, बजट एयरलाइन की भी टिकट 20 से 25 हजार रुपए की एक तरफ की टिकट चल रही है। अगर आप होटल्स की बात करेंगे, जिस होटल का कमरा अहमदाबाद में 10,000 रुपए में मिल जाता था पहले, उस दिन वो कमरा आज 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है। एक रात का किराया अहमदाबाद के बड़े होटल्स में इस समय 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच है। अगर आप बिजनेस क्लास की टिकट की बात करेंगे तो एक तरफ की टिकट जो है लगभग लाख रुपए की इस समय चल रही है। इस समय आपको अगर आप चाहें कि आप बॉम्बे से या दिल्ली से अहमदाबाद चले जाएं तो शायद आपको टिकट नहीं मिलेगी हवाई जहाज की। अगर आज आप ये चाहें कि आपको उस दिन मैच देखने के लिए जाना है और आपको अहमदाबाद के किसी होटल में रुकना है, सारे होटल भरे हुए हैं, एक भी रूम खाली नहीं है, और सबका जो किराया वो मैंने आपको बता दिया। हमारे देश के लोग इतने बेताब हैं उस मैच को देखने के लिए। लेकिन आज केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर देना चाहिए और उसके साथ ना तो क्रिकेट खेलना चाहिए और ना ही पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। जबकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि कश्मीर पर भारत को बातचीत की रणनीति अपनानी चाहिए। जब तक हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तब तक ये एनकाउंटर्स, ये आतंकवादी हमले चलते ही रहेंगे, इसलिए हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। जो है सोचना चाहिए
क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। पाकिस्तान के साथ तो हमारी स्थिति ये हो गई है कि ना तो बातचीत से अमन आ रहा है, ना लड़ाई से अमन आ रहा है, ना क्रिकेट खेलकर अमन आ रहा है, ना एक दूसरे को अपनी फिल्में दिखाकर अमन आ रहा है, ना एक दूसरे के देशों में जाकर गाना गाने से अमन आ रहा है। अमन आने का नाम नहीं ले रहा। ये अमन की जो, शांति की जो लोग बात करते हैं, आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत पाकिस्तान हम पर हमला करना बंद करेगा, जिसके तहत पाकिस्तान हमारे देश के लोगों का खून बहाना बंद करेगा। और हमने सब करके देख लिया। हमने बातचीत करके देख ली, बातचीत तोड़ के देख ली, युद्ध करके देख लिया, युद्ध रोक कर देख लिया। हमने एक दूसरे के यहां फिल्में दिखाकर दोस्ती करने की कोशिश करके देख ली। हमने एक दूसरे के साथ क्रिकेट मैच खेलकर देख लिया, फिर क्रिकेट रोककर भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन एक जो चीज है जो नहीं रुकी, सब कुछ रुक गया। क्रिकेट भी एक टाइम में रुक गया, फिल्में भी रुक गई, बातचीत भी रुक गई, सब कुछ रुक गया, युद्ध भी रुक गया। लेकिन आतंकवादियों का हमला आज भी ऐसे ही जारी है। जनरल वीके सिंह भारत के आर्मी चीफ रह चुके हैं, इसलिए वो इस दर्द को समझ सकते हैं। जनरल वीके सिंह ने इस दर्द को बहुत करीब से देखा है। वो पाकिस्तान के इस प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत की सेना को लीड किया है। उन्होंने अपने न जाने कितने जवानों को खोया है, इसलिए आज वो ऐसी बात कर रहे हैं। राजौरी की इस मुठभेड़ में सेना की एक फीमेल असॉल्ट डॉग भी शहीद हो गई थी, जिसका नाम केंट था। और मैंने आपको केंट के बारे में कल भी रिपोर्ट दिखाई थी। और आज जब केंट को अंतिम विदाई दी गई, तब वहां मौजूद सभी लोग केंट के लिए भी बहुत भावुक थे। आप देखिए। सबसे बड़ी चीज यही है, इंसान हो या जानवर हो, हमारे में जो एक अपनापन आता है और जो एक हमारा आपसी तालमेल है, वो हमेशा बना रहता है। इसीलिए जो भी हमारे केंट की जैसे आप बात कर रहे हैं, इसने अपनी पूरी जी जान लगाई और ये यकीन किया कि जो उनके हैंडलर थे उनको वो बचा सकें, और इसीलिए वो सबसे पहले आगे गए और उन्होंने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया। कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत वफादार होता है, लेकिन केंट जो है वो वफादार तो थी ही, देशभक्त भी थी, और उसने अपने हैंडलर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सनातन धर्म के अपमान पर पहला बयान दिखाएंगे। पहली बार उन्होंने इस पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इंडिया नाम के विपक्ष के गठबंधन पर आरोप लगाया है कि वो सनातन धर्म को तहस नहस करना चाहता है। और प्रधानमंत्री ने यह बयान मध्य प्रदेश के बीना में दिया है, जहां उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अंत नहीं हो सकता और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडी अलायंस के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है। ये भारत की
हजारों साल से चली आ रही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, ये भारत को मिटाना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के सफल आयोजन पर भी एक बयान दिया और कहा कि यह समिट देश के 140 करोड़ लोगों की वजह से ही सफल हुआ है। गांव-गांव के बच्चे की जुबान पर G20 शब्द आत्मविश्वास से गूंज रहा है। दोस्तों, आप सभी ने देखा है कि भारत ने किस तरह G20 का सफल आयोजन किया है। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, बताएंगे ना? मुझे जवाब देंगे? हाथ ऊपर करके जवाब देंगे? वो पीछे वाले भी जवाब देंगे? सबके सब बोलेंगे? आप मुझे बताइए, G20 की सफलता से आपको गर्व हुआ या नहीं? हम पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं और एक न्यूज एंकर हूं, और मैं आपको अपने बारे में ही और न्यूज एंकर्स के बारे में ही और न्यूज चैनल्स के बारे में ही एक खबर बताना चाहता हूं। आप लोग हर रोज न्यूज चैनल्स देखते हैं, चाहे आज तक देखते होंगे, चाहे कोई और चैनल देखते होंगे। आपको सब न्यूज चैनल्स के बारे में पता है। आज तक आपका मनपसंद न्यूज चैनल होगा भी, ब्लैक एंड व्हाइट भी आप रोज देखते होंगे, और इसी तरह मेरी तरह आप और भी बहुत सारे न्यूज एंकर्स को और पत्रकारों को न्यूज चैनल्स पर हर रोज देखते होंगे। आज उन्हीं पत्रकारों के बारे में एक खबर मैं आप तक लेकर आया हूं। वर्ष 1970 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर। इसमें राजेश खन्ना ने बड़ी भूमिका निभाई थी, और इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसके बोल थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। और आज हमारे देश में विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि हम यानी मीडिया उनके लिए यही गाना गाए। विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपने लिए एक ऐसा मीडिया बनाना चाहता है जो वही सवाल पूछे और वही बात कहे जो इस गठबंधन के विपक्षी दल सुनना चाहते हैं। आज इंडिया गठबंधन के सभी 28 दलों ने सर्वसम्मति से हमारे देश के 14 न्यूज एंकर्स की एक सूची जारी की है, और यह कहा है कि इस सूची में जो 14 न्यूज एंकर्स हैं, जो पत्रकार हैं, ये पार्टियां उन सब पत्रकारों का बहिष्कार करेंगी। बहिष्कार का मतलब यह है कि इन 28 राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ता ना तो इन न्यूज एंकर्स और पत्रकारों के टीवी शोज में हिस्सा लेंगे, ना ही उनके किसी और कार्यक्रम में जाएंगे, और ना ही उन्हें कोई इंटरव्यू देंगे, यानी पूरा बहिष्कार करेंगे। और इन विपक्षी दलों ने जिन न्यूज एंकर्स के बहिष्कार का फैसला किया है, उन 14 लोगों में मेरा नाम भी शामिल है, और हमारी ही संस्था के और भी हमारे कई लोग ऐसे हैं, मेरे साथी हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। अगर दूसरी नजर से देखें तो शायद इंडिया टुडे ग्रुप के सबसे ज्यादा लोग इस सूची में शामिल हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का विपक्ष एकजुट होकर इस तरह देश के टीवी पत्रकारों के नाम जारी करके उनकी सूची बनाकर उनका खुलेआम बहिष्कार कर रहा है। और इस बहिष्कार के पीछे इन विपक्षी दलों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि क्योंकि वो सरकार में नहीं है, इसलिए इन न्यूज एंकर्स के शोज में उनके पक्ष को नहीं दिखाया जाता। ये जो न्यूज एंकर्स हैं, ये जो पत्रकार हैं, ये उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन आज मैं कुछ आंकड़ों की मदद से आपको इसका सच बताना चाहता हूं। सच ये है कि इस समय देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हीं विपक्षी दलों की अपनी खुद की सरकारें हैं। आप देख लीजिए, ये सारे देश के बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें विपक्षी दलों की सरकारें बनी हुई हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं। इनमें कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, बड़े बड़े जो राज्य हैं उन सब में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियों की सरकारें हैं। अब आप खुद सोचिए, जब देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन विपक्षी दलों की सरकारें हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक दल सत्ता से बाहर हैं? क्योंकि ये विपक्ष में है, इसलिए मीडिया का एक वर्ग इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। असल में ये चाहते हैं कि जिन पत्रकारों की विचारधारा इनसे अलग है,
जो पत्रकार इनसे कड़े सवाल पूछ लेते हैं उनका बहिष्कार कर दिया जाए और उन्हीं पत्रकारों के शोज में जाया जाए जो विचारधारा भी उनके जैसी रखते हैं, जो उनसे बहुत नर्म और उनके मनपसंद सवाल पूछें और उनके प्रचार में दिन रात लगे रहें। पूरे देश में विधानसभा की 4120 सीटें हैं, जिनमें से 1793 विधायक इन्हीं 28 विपक्षी दलों के हैं और यह संख्या एनडीए के कुल विधायकों से कहीं ज्यादा है। एनडीए के 1704 विधायक हैं और आप देख लीजिए, दोनों में अंतर आप देख लीजिए। इसी तरह 543 सदस्यों वाली लोकसभा में इंडिया गठबंधन के 142 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा के 238 में से लगभग 90 सांसद इसी इंडिया गठबंधन के हैं। लेकिन ये विपक्षी दल फिर भी कहते हैं क्योंकि वो सरकार में नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष में है, इसलिए मीडिया उनकी बात नहीं सुन रहा, मीडिया उनका प्रचार नहीं कर रहा। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल, ये सारे नेता वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिखाकर ये कहते आए हैं अभी तक कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत की रेटिंग लगातार गिरती चली जा रही है। भारत में प्रेस की आजादी खत्म हो गई है। वही पार्टियां और वही नेता अब ऐसे न्यूज एंकर्स की सूची जारी करके उनका बहिष्कार करना चाहते हैं जो उनसे मुश्किल सवाल पूछते हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये बहिष्कार कर ये लिस्ट जारी करके क्या उन्हें लगता है कि भारत में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो हमारी रेटिंग है वो ऊंची हो जाएगी? इसी साल 1 जून को अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की आजादी बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात को शायद उन्हीं के गठबंधन के लोग और उन्हीं की पार्टियों के लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया और उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान पर ध्यान नहीं दिया। आप सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी लोकतंत्र के लिए प्रेस की आजादी बहुत जरूरी है और नेताओं को अपनी आलोचना सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर प्रेस कोई आलोचना भी करती है, कोई सवाल भी पूछती है तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। आजादी होनी चाहिए सवाल पूछने की और आलोचना करने की। लेकिन जब उन्हीं के देश का प्रेस का एक सेक्शन या कुछ ये जो 14 पत्रकार हैं, जब ये आलोचना कर देते हैं या मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि ये 14 पत्रकारों की हम लिस्ट जारी कर रहे हैं और अब इनका बहिष्कार होगा। अब बात यह है कि क्या यह भारत के मीडिया के लिए सही है? क्या भारत के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए यह कदम उठाना सही है? और देश के 75 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब 28 दलों ने मिलकर इस तरह न्यूज के पत्रकारों की एक सूची जारी की है और कहा है कि हम इनका बहिष्कार करते हैं। ये प्रेस फ्रीडम के लिए, मीडिया की आजादी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, बहुत बुरा संकेत है। न्यूज चैनल्स की एक एसोसिएशन है जिसका नाम है NBDA, यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ये न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है और देश के तमाम जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं वो इस एसोसिएशन के सदस्य हैं। और इस एसोसिएशन ने भी आज एक बयान जारी किया है और इंडिया गठबंधन के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि विपक्ष प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन उसने जो फैसला लिया है वो प्रेस की स्वतंत्रता को ही खतरे में डालता है और ये इमरजेंसी के समय की याद दिलाता है जब इंदिरा गांधी के समय में प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था। पढ़कर मैं आपको बताता हूं, NBDA का ये बयान है। पहली बात तो उन्होंने जो कही है वो ये है कि जो ये फैसला लिया है इंडिया गठबंधन ने, ये देश की लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक फैसला है। उन्होंने कहा है इससे लोकतंत्र कमजोर होगा और इससे इंटॉलरेंस जो है उसे बढ़ावा मिलेगा, असहनशीलता को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ये वो नेता हैं जो सहनशीलता और असहनशीलता का मुद्दा अक्सर उठाते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असहनशील यही है। और एक लाइन में आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। द बॉयकॉट ऑफ सर्टेन जर्नलिस्ट्स एंड एंकर्स takes the nation back to the emergency era when the press was gagged and independent opinions and voices were crushed। तो वे कह रहे हैं कि आज जो कुछ हुआ है, ये जो बहिष्कार है, ये हमें इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाता है जब पत्रकारों का गला घोट दिया गया था, प्रेस फ्रीडम का गला घोट दिया गया था और जो स्वतंत्र पत्रकारिता थी उसकी आवाज दबा दी गई थी। आज ये उन्हीं दिनों की याद दिला रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सारी पार्टियां हमारे देश के कितने बड़े बड़े राज्यों में सरकार में हैं। सरकारें
पत्रकारों से अपनी तारीफ करवाने के लिए क्या क्या करती है। देखिए, वो लालच देती हैं पत्रकारों को, कई बार पुरस्कार भी देती हैं। तो लालच, पुरस्कार और एफआईआर, ये 3 हथियार होते हैं सरकारों के, और ये तीनों हथियार इन सरकारों के पास हैं। और ये इन तीनों जो सारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, ये उस हथियार का प्रयोग भी करती हैं। लालच, पुरस्कार और एफआईआर। और अगर मैं आपको मेरी ही बात करूं तो आप तो जानते ही हैं कि अभी मेरे ऊपर भी एक एफआईआर हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार द्वारा एफआईआर हुई है। लेकिन यहां एक बात हम बताना चाहते हैं, हम पत्रकार हैं, हम न्यूज एंकर्स हैं। हमारी जो ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है खबरों को आप तक पहुंचाना, खबरों को आप तक पहुंचाना। हम खबर नहीं है, मैं खुद खबर नहीं बनना चाहता, मैं खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और हम सबकी यही जिम्मेदारी भी है कि हम खबरों को आप तक पहुंचाएं, हम न्यूज आप तक लेकर आएं, जो न्यूज मेकर्स हैं उनके बारे में बताएं। हम खुद न्यूज मेकर्स ना बने, लेकिन कई बार ये सरकारें हमें खुद ही खबर में तब्दील कर देती हैं। और आज आप देखिए, जिन पत्रकारों को इसलिए उनकी जो कर्तव्य है, उनकी नियुक्तियां इसलिए हुई हैं क्योंकि वो आप तक खबर पहुंचाएं, आज इंडिया गठबंधन ने खुद उन्हीं को खबर बना दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर उन्हीं पत्रकारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। अब ये जो पूरा मामला है, आप इसे देश की अदालतों में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, उनको पूरी आज़ादी है कि वो जिस पत्रकार से चाहें बात करें या ना करें, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये मामला मैं जनता की अदालत में ज़रूर लेकर जाना चाहता हूँ, आपकी अदालत में ज़रूर लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल्स के दर्शक हैं, आप न्यूज़ देखते हैं और आप हम सब की न्यूज़ देखते हैं। अब आपको ये तय करना है कि ये जो हुआ है ये सही है या ये गलत हुआ है। अब आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस के मौके पर आपको हम ये बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान के डीएनए में हिंदी बसी हुई है और हिंदी आपके घर में मौजूद उस मां की तरह है जो दिन रात निस्वार्थ भाव से आपका ख्याल रखती है। यानी हिंदी आपको हृदय से लगा लेती है और आपके घर के किसी कोने में आपको आज भी हिंदी आपका इंतजार करते हुए मिल जाएगी। इसलिए आज हम हिंदी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लेकिन अगर आप शुद्ध हिंदी बोलना सीख लेते हैं, तब भी आप उतने ही ज्ञानी माने जाएंगे। यानी अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए सिर्फ अंग्रेजी बोलना आवश्यक नहीं है। और हिंदी, देखिए, हमारी और आपकी जो मुलाकात होती है हर रोज, हमारे बीच में जो एक पुल है वो भी तो हिंदी है। वैसे हिंदी दिवस को लेकर मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक बार कहा था, हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। ये एक ऐसा व्यंग्य था जिसमें हिंदी दिवस की वास्तविकता आज भी दिखती है। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मूल भाषा को ही अपनी पहचान बनाया है। जैसे इंग्लिश की भाषा इंग्लिश है, फ्रांस की भाषा फ्रेंच है, अरब देशों की भाषा अरबी है। इसी तरह चीन की 80% से ज्यादा आबादी अपनी मूल भाषा मैंडरिन बोलती है, जापान में जापानीज बोली जाती है और रशिया की भी अपनी जो बड़ी आबादी है वो रशियन बोलती है। और इन देशों के लोग अपने देश की भाषा बोलने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलने में शर्मिंदगी आज भी महसूस करते हैं। इसलिए हम इन लोगों से यही कहेंगे, उन्हें हिंदी बोलने में शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए अच्छी और शुद्ध हिंदी बोलकर भी वो उतने ही ज्ञानी लग सकते हैं जितने अंग्रेजी भाषा बोलने पर लोगों को वो ज्ञानी अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलाउड ने आज हिंदी दिवस पर एक खास संदेश भारत के लोगों के लिए भेजा है। आप देखिए। एक जमाना था जब हम किसी यूरोप के व्यक्ति से या किसी पश्चिमी देशों के लोगों से मिलते थे तो हम सीख कर जाते थे कि वो कैसे हेलो बोलते हैं। हम उन्हें नमस्ते नहीं हेलो करना चाहते थे, उनकी भाषा में बात करना चाहते थे, उनके जैसा दिखना चाहते थे, उनके जैसा व्यवहार करना चाहते थे। लेकिन आज स्थितियां बदल रही हैं। आज अगर आप चाहें तो आप किसी से भी मिलें, अगर चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, आज आप नमस्ते कर सकते हैं, आज आप उससे हिंदी में भी बात कर सकते हैं बिना शर्मिंदा हुए। तो आज से अपने जीवन में ये बदलाव लाइए। बाकी आंकड़ेबाजी तो बहुत सारे लोग आपके लिए करते ही रहेंगे। हिंदी के बारे में हर साल लोग आपको कुछ ना कुछ बताते हैं आंकड़ों के जरिए, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। अपने जीवन में एक बदलाव लाइए। हिंदी को लेकर हीन भावना जो आपके मन में है उसे हटा दीजिए। आपको जब यह लगता है कि आप किसी पार्टी में जाएंगे, किसी बड़े स्थान पर, मंच पर जाएंगे और अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे तभी आप ज्ञानी कहलाएंगे, तभी आप पढ़े लिखे कहलाएंगे, इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए और हिंदी में संवाद खुलकर गर्व के साथ करना शुरू कीजिए। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही सबसे उचित विकल्प है।